सवाल ये था कि तापमान बदलने से मौसम बदलता है या मौसम बदलने से तापमान बदलता है। बिना प्रमाण के दोनों चीजें सही है। अगर आपने कहा कि सर तापमान के अनुसार मौसम बदल रहा है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है कि मौसम के अनुसार तापमान बदल रहा है? तो दोनों की दोनों बातें सही लगेंगी। ठीक है, आइए फटाफट समय ना बर्बाद करते हुए हम देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या चीज है। सिंपली सा समझिएगा, तो ये फर्स्ट ईयर में ना बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमने पढ़ा रखा है। ये सूर्य, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो पृथ्वी होती है इसके बीचों बीच से कहीं ना कहीं कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा क्या करती है? तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी दो बराबर भागों में बटा हुआ है, नहीं, ठीक है। अब इसमें अक्षांश वगैरह होते हैं। ये मान लो, और अगर हम लिख दिया क्या, नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये अक्षांश होता है। अब अक्षांश का मतलब क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। जितना मैं भूमध्य रेखा से चाहे उत्तर की तरफ जाऊं या दक्षिण की तरफ जाऊं, वो क्या कहलाएगा बच्चा हमारे लिए? अक्षांश कहलाएगा। अब वो सब नहीं जाना समझना है, बस सीधा सा हम समझिएगा क्या कि सूर्य का किरण जो है सबसे ज्यादा नजदीक कहां पर होता है? और क्षेत्र का नाम यदि आपको याद रखना है तो याद रख लीजिएगा, 20 डिग्री जो ऊपर का हो या नीचे, हर जगह नाम सेम रहता है। उष्ण कटिबंधीय, इसको कहते हैं उपोष्ण क्षेत्र, लगा सकते हो। इसको कहते हैं शीतोष्ण, और ये होता है ध्रुव। ठीक है, नीचे भी सेम सेम, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण और ध्रुव, नाम याद रख लीजिएगा। अब होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश की दूरी पृथ्वी के हर हिस्से में क्या होती है? अलग अलग होती है। अब सोच के देखो जरा यहीं पर कि जितना दूरी ध्रुव पर पहुंचने में लग रहा है, क्या सूर्य के प्रकाश को उतना ही दूरी भूमध्य रेखा पे पहुंचने में लग रहा है या कम लग रहा है? पहला चीज। दूसरा, मान लिया जाए कि हमने यहां पर आग जला के रखा हुआ है, ठीक है। यहां एक बाजू में लड़का खड़ा है आर, और एक बाजू में और लड़का खड़ा है एस। बच्चा किसको ज्यादा गर्मी महसूस होगी? आर को। कारण क्योंकि ये उस आग के नजदीक है, ठीक है। तो पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य के काफी नजदीक है, उसमें क्या पड़ेगा? धूप ज्यादा पड़ेगा, तो गर्मी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। अब जो हिस्सा जितना दूर होगा वहां पर धूप की किरणें कम पहुंचेंगी, या कम पहुंचने की वजह से मौसम वहां का कैसा होगा? ठंडा होगा, ठीक है। यहीं पर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है क्या कि तापमान जो है मौसम को निर्धारित करता है। कैसे? समझिएगा जरा। यही तापमान अभी के मौसम के अनुसार, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के अनुसार ही बात करें, हमारे यहाँ गर्मी है, ठीक है। हमारे यहाँ का जो एटलीस्ट टेम्परेचर होगा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, कम से कम, ठीक है। अब यही तापमान ध्रुव पर क्या पहुंच रहा है? बहुत कम या तो ना के बराबर, जिस कारण से इस ध्रुव पर क्या मिलता है बच्चा? बर्फ। अब बर्फ होगा तो यहाँ का तापमान एटलीस्ट 10 डिग्री से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो यहीं पर क्लियर क्या हो गया कि भैया तापमान बदला है। अब यहाँ पे तापमान 40 डिग्री है तो यहाँ गर्मी का मौसम है, यहाँ तापमान 10 से भी कम है तो क्या यहाँ पे ठंड का मौसम है। अगर हमारे लिए गर्मी है तो कश्मीर में ठंडा क्यों है? कारण कि वहां पे तापमान कम पहुंच रहा है। बात समझ में आई? अगर ऐसा होता कि गर्मी हमारे यहाँ लग रही है, हम लोग भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोगों के पास क्या हो रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो पृथ्वी के हर हिस्से में क्या लगनी चाहिए?
गर्मी लगनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मौसम अलग अलग होता है हर क्षेत्र का, किस आधार पे, क्योंकि सूर्य की किरणें हर क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पहुंचती है। बात समझ में आ गई? तो क्लियर हुआ क्या, तापमान की वजह से क्या बदलता है, मौसम बदलता है। बस यही तो फैक्ट था। हाँ, और क्या होता है, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, अपने अक्ष के साथ साथ इस सूर्य का क्या करती है, चक्कर भी लगाती है। तो कुछ क्षण ऐसा होता है जो सूर्य के काफी नजदीक ले जाता है इसको। देखो जैसे ये अब घूमते घूमते यदि पृथ्वी यहां चली आए, क्या ये सूर्य के काफी नजदीक नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो यदि जब सूर्य के काफी नजदीक होगी उस समय कौन सा मौसम होगा हमारे पास, गर्मी का मौसम होगा। जब सूर्य से दूर होगी कौन सा मौसम होगा, ठंडा का मौसम। और उस समय ध्रुव पर कैसा मौसम होगा, अत्यंत ठंडा। समझ के देखो कि जब अभी हमारे पास गर्मी है तो वहां ऑलरेडी ठंडा है, और जब हमारे पास ठंडा होगा इन द सेंस कि हमारी पृथ्वी सूर्य से क्या होगी, दूर होगी, तब हमें क्या लगेगी, ठंड लगेगी। और जब दूर होगी तो हमारे यहाँ का तापमान गिरेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें हमसे क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी दूर हो जाएंगी। तो ध्रुव से कितनी दूर होगी, और दूर होंगी, ठीक है, तो ध्रुव पर क्या बनेगा, और ज्यादा ठंडक बनेगी। ठीक है, तो तापमान जो है मौसम को नियंत्रित करने वाला क्या है, एक कारक है। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए पहला हेडिंग बनाइएगा, पृथुता जापी यूरीथर्मल। एक एक पॉइंट का है, खत्म हो जाएगा। पृथुता जापी यूरीथर्मल, और ये सब कुछ बिंदु पढ़ रहे हैं हम लोग किसमें, तापमान में। पृथुता जापी है ना, हो गया। अब सुनो, किताब की लाइन तो याद रखा आपने कि व्यापक परास, ये वो फलान का, लेकिन परास माने होता क्या है, चरम। चरम माने क्या होता है, चरम मीन्स क्या होता है सर, एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम मीन्स क्या होता है, सीमा। सीमा मीन्स क्या, समझाना क्या चाह रहे हो, देखो वे जीव जो व्यापक परास को झेल सकते हैं। अब व्यापक परास को झेल सकते हैं, किसके व्यापक परास को, तापमान के व्यापक परास को। ठीक है, चलो तापमान तो समझ में आया, व्यापक मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा। ये परास माने का है, सबने सही बताया। परास का मीनिंग अगर मिल जाता तो सब लोग सही हो जाते। देखिए अब क्या होता है, एक ऐसा जीव जो 20 डिग्री सेल्सियस पर भी अपने आप को सही सलामत मेंटेन रख रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप को मेंटेन रख रहा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ज्यादा है। तापमान के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, परास कहते हैं। बात समझ में आई, ये वर्ड छोड़ रहे थे आप लोग। एक ऐसा जीव जो तापमान के व्यापक परास को झेल सकता है, अर्थात कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तक जा सकता है। ठीक है, तो ये परास शब्द किसके लिए था कि इस तापमान, कम तापमान और ज्यादा तापमान के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। इसको कहते हैं हम लोग परास। ऐसे जीव जो तापमान के व्यापक परास को झेल सकता है, व्यापक मीन ज्यादा से ज्यादा अंतर को झेल सकता है, ऐसे जीव को क्या कहते हैं, पृथुता जापी। ठीक है, एक आएगा क्या, तनुतापी। जैसे 20 यहां पे दिखा देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, भाई इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसमें भी अपने आप को सर्वाइव करा ले रहा है, जिंदा रख ले रहा है, उसको कहेंगे क्या, पृथुता जापी। अगला तनुतापी, सुनना लिखना मत अभी, तनुतापी स्टीनोथर्मल। ठीक है, अब सेम चीज लाइन को क्या करिएगा, थोड़ा सा उल्टा करिएगा। ऐसा जीव जो तापमान के कम परास को झेल सके, सीधा से लिखते हैं कि कम परास को
झेल सके। अब जैसे ये जो जीव होगा, मान लिया कि ये भी 20 डिग्री में रह रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत कम है, इसी को कहेंगे क्या, कम परास। डन, 2 बिंदु ये भी थे, मिटा दें। पहला बिंदु यहां भी क्या बनना चाहिए, प्रासंगिक कारक है, बिना जल के जीवन संभव, सोचो जरा, जल ना हो तो तय है मरना, बिना जल का तो कोई कार्य ही नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक प्रासंगिक कारक होगा, इसेंशियल फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, जल की आवश्यकता क्या पादप को है, चलो पहले पादप को देखते हैं, क्यों जरूरत है भाई। तो पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाते हैं अपना, ठीक है। और ये उत्पाद इनके लिए भी उपयोगी होता है। दूसरा, इन पादप पर जो जीव जंतु आश्रित होते हैं उनके लिए भी क्या है, जरूरी, ठीक है। उत्पाद के रूप में कुछ भी बना सकते हैं। उत्पाद के रूप में अगर ग्लूकोज बना रहे हैं तो अपने लिए, उनको यदि संचित कर रहे हैं किसी फल फूल में तो वो किसी और के काम में आता है। कुल मिला जुला कर पादप को जल की आवश्यकता है। अच्छा, जल के फैक्टर की बात करें, जल कितना प्रतिशत है लगभग हमारी पृथ्वी पर, 70%, ठीक है। यदि मैं जंतु की बात करूं, या फिर अभी चलो पादप में 1-2 बिंदु और, यदि इन पादप को जल न मिले या तो कम मात्रा में मिले, या तो जल न मिले या तो कम मात्रा में मिले, तो न मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। पहला सीन की अगर मिलेगा ही नहीं जल तो मर जाएंगे पादप। और यदि कम मात्रा में मिले तब क्या करेंगे, तो ये पादप अपने अंदर लाएंगे परिवर्तन। अब परिवर्तन याद है क्या, कि पादप अपने अंदर जल की कमी को मेंटेन करने के लिए लाते हैं परिवर्तन, अपने पत्तियों को कर देते हैं गायब, ठीक है। जैसे मरुस्थली जो पादप होते हैं, नागफनी, इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों का कार्य होता है जल का उत्सर्जन करना। अब पत्ती जब रहेगा ही नहीं तो उस पौधे में ऊपर से जल को बाहर नहीं निकाला जाएगा। मान लो मैं एक पादप हूं, मुझे जल की मात्रा बहुत कम मिल रही है। अब मेरे शरीर में, मेरे पौधे की शाखाओं में क्या मिल रही है, पत्तियां बहुत ज्यादा है। तो पत्तियों पर जैसे ही धूप पड़ेगा क्या करेंगी, पत्तियां अपने रंध्र से उस पानी को बाहर निकाल देंगे। अब एक तो ऑलरेडी नीचे से पानी कम मिल रहा है मुझे जड़ के माध्यम से, क्योंकि वहां पे पानी की मात्रा कम है। और जो पानी मैंने खींच खाच के प्राप्त किया, अपने पत्तियों को दिया, क्या करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। वैसा ही जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा, पत्तियां क्या करेंगी, अपने निचले सतह से उनको बाहर निकाल देंगे। ऐसे स्थिति में पादप क्या करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। मैं क्या करूंगा, अपने अंदर उपस्थित सारी की सारी पत्तियों को गायब कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि पत्तियां तो गायब हो गई, अब प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा। उस स्थिति में मेरा जो तना होगा, अब वो तना क्या करेगा, पत्ती के जैसा काम करेगा। अब तनिक शांत रहना थोड़ा सा, जल्दी। एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर पत्तियां नहीं मिल रही हैं, उसका भोजन कौन बनाएगा, उसका तना। अब ये भी बोला हमने, ये बात कई बार हो चुका है। तो सीधा सा सवाल ये है कि एक ऐसा तना जो पत्ती का कार्य कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, भोजन बना रहा है, उस तने को क्या कहते हैं। कई दफा पढ़ाया। चलो गुनगुन बताओ बच्चा। प्रणव स्तंभ, सही है। प्रणव स्तंभ कहते हैं ऐसे तने को जो तने क्या करते हैं, भोजन बनाने का कार्य करते हैं पत्ती की अनुपस्थिति में, ठीक है। डन। लेकिन ये खाना बना कैसे रहा है, कुछ तो पत्तियों वाले लक्षण होंगे ना।
तभी तो खाना बना पा रहा है ना। बताइए, बाकी लोग बैठ जाइए कृपया। जानकारी मिल गया कि ऐसे तने को क्या कहते हैं जो पत्ती का कार्य करते हैं। लिख देता हूं यहां पे, दिमाग में रखिएगा बच्चा, पर्णाव स्तंभ। फाइलोक्लेड कहते हैं इंग्लिश में। और इसका एग्जाम्पल है खुद नागफनी। ठीक है, कि नागफनी जो होता है कुछ यूं दिखता है, इसमें पत्तियां नहीं होती है। नागफनी का जो तना होता है वो क्या कहलाता है? पर्णाव स्तंभ। जरा फटाफट बताइए कि ये भोजन कैसे बना पाता है? जल्दी, इसलिए पूछना नहीं चाहता, समय बर्बाद होता है। थोड़ी सी मात्रा में पानी पीलेगी तो अपने आप को परिवर्तित कर देगा। कर लिया परिवर्तित। वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा। कारण है कि तने में रंध्र नहीं होता है। पक्का तने में रंध्र नहीं होता है। एक और सवाल फंस गया, खड़ा हो जाओ। तने में रंध्र होता है कि नहीं होता है? अच्छा, क्यूटिकल का होता है। कैसा आवरण होता है? हाँ, पतला आवरण होता है। पतला क्या चीज का बना होता है? वो शब्द कहने से पहले ध्यान रखिए उस शब्द के बारे में जानकारी है कि नहीं आपको। क्यूटिकल समझते हो सभी लोग? पूछा था मैंने, बस कल खाली समझते हो बोला। क्यूटिकल क्या है? मोम की परत है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं कहां पर पाई जाती है? तने के रंध्र पे। ठीक है, अब तने में रंध्र है या नहीं, ये क्लियर हुआ? होता है या नहीं होता है? होता है। मात्रा कम होती है कि ज्यादा? हाँ हाँ, पत्तियों की अपेक्षा कम होती है कि ज्यादा? पत्तियों की अपेक्षा कम होती है। चलो डन। पत्ती में जो रंध्र मिल रहा था उसको हमने सिंपली रंध्र बोल दिया था, एस्टोमेटा बोल दिया था। तने पर मिलने वाला रंध्र क्या कहलाता? जल्दी जल्दी जल्दी, जब सबका चक्कर घूम ही गया तो एक नजर सब पे देख लें। पता नहीं है तो बताइए ना। कांटे पत्ती के जैसे नहीं काम करते। पत्तियां परिवर्तित होकर कांटे में बदल जाती हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्शन दे सके, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जो रंध्र है उसका नाम क्या है ये मैंने पूछा, बताओ। वित रंध्र, गलत जवाब। पता जल्दी। स्टोम, ऐसा तो कोई नाम ही नहीं होता है। पता जल्दी। नहीं मालूम, नहीं मालूम। जल्दी खड़ा हो जाओ सब लोग। क्या होता है? क्या? वात रंध्र। बड़े क्या नाम होता है? तने पर जो रंध्र होते हैं उन रंध्र को कहा जाता है वात। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या किया था तनिक एक बार सोच के जरा देखो कि इस पौधे को पानी मिल रहा था कम। अब पत्ती क्या कर रहा था कि जैसे धूप पड़ रहा था अपना रंध्र खोल देता है। रंध्र के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है, शायद आपको याद होगा कि रक्षक कोशिका होती है। सेम के आकार की ऐसी रक्षक कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब इसको या तो रक्षक कोशिका कह देते हैं या तो गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, गार्ड सेल। ये क्या है? एस्टोमाटा है। यही वो गेट है जहां से क्या निकलता है? पत्ती के नीचे से पानी। और ऐसे रंध्र कई हजार लाखों करोड़ होते हैं एक पत्ती के नीचे। ठीक है, तो जैसे ही धूप पड़ेगा पत्ती पे, पत्ती के ऊपरी सतह पे धूप पड़ेगा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू करेगा और इसके निचले सतह पर उपस्थित जो रक्षक कोशिका है, ये जो बंद है अभी, ये खुल जाएंगे। अब पत्ती में उपस्थित जो पानी है वो बाहर जाने लगेगा। और अभी अभी बताया कि पानी वहां पे क्या है? कम है। तो अभी क्या करेगा? पत्ती तो पूरा का पूरा पानी निकाल देगा, पौधे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में पादप क्या कर लेंगे? अपने अंदर परिवर्तन कर लेंगे, पत्तियों को गायब कर देंगे। फिर सवाल फंसा कि जब सर पत्तियां गायब हो जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? भोजन कौन बनाएगा? तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा प्रकाश संश्लेषण? तना करेगा। फिर आया कि भाई तना ही क्यों करेगा?
तो ऐसा पादप जिसमें पत्तियां हट जाती हैं उसके तने में उपस्थित होता है बच्चा पहला तो बिंदु याद रखना क्लोरोफिल। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए सबसे पहला जो जरूरी कारक है वो क्या है, हरित लवक, ठीक है, जिसको पर्ण हरित भी आप कहते हो, क्लोरोफिल। तो उस तने में क्या परिवर्तित होकर के बन जाता है, हरित लवक बन जाता है। पहला हो गया बिंदु हमारा क्लियर। दूसरा, सूर्य का प्रकाश जब उसमें पड़ेगा वो क्या शुरू कर देगा, प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देगा। उसके साथ साथ कहीं भी यदि रासायनिक क्रियाकलाप चल रहा है तो अपशिष्ट पदार्थ तो बनना तय है। तो अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए कहीं ना कहीं क्या होने चाहिए, रंध्र होने चाहिए। हाँ, ज्यादा अपशिष्ट ना निकाले, ज्यादा पानी बाहर ना निकाले, उसके लिए ये ध्यान रखा गया है कि तने में वात रंध्र की संख्या क्या होती है। वात रंध्र किसके जैसा है, रंध्र के जैसा है। ये भी क्या करता है, जल की मात्रा को कम करता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ वात रंध्र होते हैं, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पानी बाहर ना निकल जाए, इसके लिए पौधे पे ध्यान रखा जाता है कि ऐसे जो गोले गोले होल्स बन जाते हैं, क्या पेड़ पे देखना गोले गोले होल्स बन जाते हैं, इनके ऊपर भी क्या लगे होते हैं, मोम की परत लगी होती है, जिसको कहा जाता है क्या, क्यूटिकल, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर ना निकल पाए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, क्या बता रहा था, भूल गया, कुछ कहना था मुझे। हाँ, इसी वात रंध्र से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है, ठीक है। सब कॉमन सी चीजें भूल गए हो, कई बार रिपीट हुआ है, सेकंड ईयर में भी रिपीट हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो क्या कहा कि जैसे ही पानी की मात्रा कम होगी किसी पादप में, एकदम खत्म, तो मर जाएगा। मात्रा कम होगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे परिवर्तन के आधार पर हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, मरुस्थल का। मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, ये मरुस्थलीय पादप क्या करते हैं, अपने अंदर चेंज लेकर के आते हैं, परिवर्तन लेकर के आते हैं। कब, जब जल की मात्रा कम होती है तब, ठीक है। उसके बाद यदि मैं जंतु के लिए बात करूं तो, चलिए तो पादप के लिए हो गया। जंतु के लिए क्या ये जल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। यदि जंतु को भी जल ना मिले तो जंतु भी क्या हो जाएंगे, जंतु को भी हमने क्या कहा कि भाई जल इनको भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जल का अपना क्या होता है बाबू, गुण होता है। जल जिसको हम लोग कहते हैं जल गुण, ठीक है, वाटर क्वालिटी। अब इसका मतलब क्या, जल के गुण का निर्धारण कैसे करते हैं कि जल कितना शुद्ध है, ठीक है। तो जल के अंदर उपस्थित रसायन, उपस्थित लवण की मात्रा, उपस्थित पीएच, इन सब को आधार मानते हुए हम जल का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि जल कितना शुद्ध है और जल कितना अशुद्ध है, ठीक है। तो लवणता के आधार पे, पीएच के आधार पे और उसमें उपस्थित रसायन के आधार पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि जल का गुण कैसा है, ठीक है। अब मुख्यतः इसमें से हम किसको देखने वाले हैं, लवण को, ठीक है। तो अगर स्क्रीन एरिया से बाहर है कि अंदर है, स्क्रीन में देखो तो आ जाएगा इतने में, ठीक है। चलो देखो, अब जल के गुण की बात कर रहे हैं कि जल में यदि 5% का क्या मिले, लवण मिले। उसके बाद दूसरा सीन है, एक काम करो, इसको समझाना पड़ेगा मुझे, जरा खत्म करो, इसको खत्म करना है तो जल्दी, 2 बिंदु है, जरा खत्म कर लो, डन। अरे सब पहले जानते हैं, एगो दिमाग में रखिए, प्रासंगिक कारक है, उसके बाद जल गुण के बारे में, बाकी ये खुद से समझ जाओगे कि जल की मात्रा कम होगी तो क्या होने वाला है। बाकी ये सब चैप्टर ऐसा है कि आप किताब पढ़ के भी समझ लोगे। क्या बात कर रहे थे, जल के गुण का, ठीक है। अब उसमें भी किसको देख रहे हैं हम लोग, लवण को, कि भाई लवणता के आधार पे जल के गुण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला भूमिगत जल, दूसरा समुद्री जल और तीसरा अति लवणीय लैगून। देखो भूमिगत जल जो हम
जमीन से निकालते हैं, चाहे समरसेबल से या चापा कल से। तो जिसको पीते हैं इसमें जो लवण की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5%। ठीक है। समुद्री जल जो होता है लगभग 35%। कहीं कहीं पे आपको 30 दिया, उसको 35 दिमाग में रखिएगा। और यदि आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वहां पे ऑब्जेक्टिव में 35 नहीं है 30 है, तो आसानी से आप 30 को टिक कर लीजिएगा। 30-35 दोनों हो तो 35 को टिक करिएगा। ठीक है, तो 35%। और अति लवणीय लैगून एक ऐसा जल जहां पर 100% क्या मिल रहा है? लवण की मात्रा मिल रही है। ठीक है। अब लवण का मतलब क्या होता है? नमक, नमकीन। ठीक है। हमारा पानी जो हम पीते हैं वो हमें नमकीन नहीं लगता है, रीजन है कि इसमें पानी में नमक की मात्रा जो है क्या वो बहुत कम। अब ये प्रतिशत किस आधार पे हमने लिख दी है तो याद करो, देखो कैसे करते हैं। 1000 बूंद क्या ले लेनी है? पानी। ठीक है। उस 1000 बूंद में से यदि 5 बूंद में क्या है? नमक की मात्रा है, तो ऐसा क्या कहलाएगा? ये 5% कहलाएगा। ठीक है। 35 बूंद में है तो क्या कहलाएगा? 35, अरे सॉरी 50। हाँ ठीक है। 50 जो होगा इसका क्या होगा? 5% होगा। परसेंटेज निकाल नहीं लोगे तो लोग। 1000 बूंद को कंपेयर करना, यानी कि मैथमेटिक्स कमजोर है, इतना भी कमजोर नहीं है। ठीक है। अरे 1050 बूंद सही है ना? ठीक है। तो 50 बूंद में होगा तो क्या? 5%। 350 में होगा तो क्या? 35%। अब पूरे 1000 के 1000 में होगा तो क्या? 100%। तो जो तुलना करते हैं वो कितने से करते हैं? 1000 बूंद से करते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब 2 पॉइंट। ऐसा जीव, ऐसा जंतु जो लवण के व्यापक परास को झेल सके, और दूसरा ऐसा जीव जो लवण के कम परास को झेल सके। अब यहां पे परास आ गया, फिर से वही बात आ गई, यानी कि अंतर वाली बात। तो यहां पे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अंतर को झेल सकेगा, यहां पे कम से कम अंतर को झेल सकेगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा लवण के अंतर को झेल सकेंगे, यानी कि व्यापक लवण के परास को झेल सकेंगे, ऐसे जीव को कहते हैं क्या हम लोग? क्या था? यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन। ठीक है। हिंदी में क्या है जी? पृथु लवणी, सॉरी पृथु लवणी। और ये क्या होता है? तनु लवणी। तनु लवणी। स्टीनोहेलाइन। डन। आपका जल का कारक भी खत्म। सिद्धू को खाली बिंदु दिख के खत्म कर लेना। बाकी जल का गुण जो होता है हम लवण के आधार पे देख रहे थे, तो उस आधार पे जल जो होता है वो 3 प्रकार का, भूमिगत, समुद्री और अति लवणीय। अब जहां भी अति लवणीय शब्द आएगा उसके साथ लैगून जरूर लगा दीजिएगा।